हमारी कहानी शुरू होती है 10 साल बाद के भविष्य की एक झलक से, ईस्टर्न फेडरेशन किंगडम में। इस टाइमलाइन में ये किंगडम 5 महान पापों 5 ग्रेट सिंस के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो जाने वाला है। इन पापों की अपार शक्ति एक विशाल विस्फोट को जन्म देगी जो इतिहास की दिशा ही बदल देगा। उस धमाके के बाद पूरा किंगडम राख और खंडहरों में बदल जाएगा। इस आपदा को रोकने के लिए एक आदमी ने एक बेहद साहसी योजना बनाई है। उसका मकसद भविष्य के उन विलेन बच्चों का संरक्षक बनना है जब वे अभी छोटे हों। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये मिशन इतना मुश्किल बन जाएगा। इस बीच एक आलीशान हवेली के अंदर एक किताब के पन्ने पलटते हैं। कहानी का नायक बताता है कि पहले वह एक कॉर्पोरेट नौकरी में काम करने वाला साधारण व्यक्ति था जो अब एक कुलीन परिवार में पुनर्जन्म ले चुका है। मगर ट्विस्ट ये है कि वह पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं है और इस वक्त वह किताब उल्टी पकड़कर पढ़ रहा है। कुछ ही देर में एक बटलर आकर बताता है कि उसका खाना तैयार है। अच्छे से खाना खाने के बाद एक नौकरानी उससे पूछती है कि क्या वह नहाने में मदद करे। पहले तो वह थोड़ा चौंकता है, लेकिन जल्द ही वह इस नई जिंदगी का आनंद लेने लगता है, जैसे एक बिगड़ा हुआ अमीर खानदान का बेटा। नहाते हुए वह सोचता है कि जिंदगी कितनी शानदार है, भले ही उसे पता नहीं कि वह असल में कहाँ है। नौकरानी बताती है कि बाकी यंग मास्टर्स कल वापस आएंगे, जिससे वह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह स्पष्ट करती है कि उसका मतलब है यंग मास्टर लियो एंटोनियो, और पूछती है कि उसे अपने ही परिवार का नाम अजीब क्यों लग रहा है। जैसे ही वह पिलेशियो नाम सुनता है, उसके अंदर डर और बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। घबराहट में वह अपना सिर पानी में डुबो देता है, जिससे नौकरानियां डर जाती है। डूबे हुए हालत में उसे एहसास होता है कि वह साइकेडीलिया गेम की दुनिया में है। साइकेडीलिया वही गेम है जिसमें वही 5 महान पाप पैदा होते हैं जिनसे उसे भविष्य में बचाना है। ये एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम थी जिसमें वह पहले बहुत डूबा रहता था, अक्सर पूरी रात जागकर अपना कैरेक्टर लेवल बढ़ाता था। गेम में चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, 5 पाप आखिरकार आते ही है और पूरे किंगडम को बर्बाद कर देते हैं। और सबसे पहले जिस परिवार का नाश होता है वह होता है पिलेशियो फैमिली। यह जानकर वह घबराकर घुटनों के बल गिर जाता है, क्योंकि वह इस परिवार की काली सच्चाइयों को बहुत अच्छे से जानता है। पिलेशियो घराने के रहस्यों की जांच गेम के शुरुआती मिशनों में से एक थी। अब जब वह खुद उसी हवेली में है, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। हालात और भी खराब है, क्योंकि अब वह एलन पिलेशियो इस परिवार का तीसरा बेटा और एक छोटे मोटे विलेन का किरदार। बेबस होकर बिस्तर पर लेटे हुए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे उसकी पुरानी नौकरी वाली जिंदगी लौटा दो। आंसू बहाते हुए वह कहता है कि देर से मिलने वाली सैलरी भी बेहतर थी, बजाय इसके कि वह 10 साल बाद मर जाए। वह यह भी बड़बड़ाता है कि दूसरे नायकों के पास तो सुपर पावर होती है और उसके पास कुछ भी नहीं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, उसे भविष्य की जानकारी है, तो वह दुनिया के नाश को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। वह ठान लेता है कि वह 5 महान पापों को सुधारेगा ताकि शांति से जी सके। उसे लगता है ये आसान होगा क्योंकि वे अभी बच्चे हैं, लेकिन वह एक बड़ी बात भूल जाता है। 2 महीने बाद पता चलता है कि उसने कुछ अनाथ बच्चों को एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन फैसिलिटी से बचाया है। उसने यूचिया नाम की लड़की को लीडर बनाया है और अपने नाइट इवन से चर्चा कर रहा है। एलन अपने नाइट की तारीफ करता है, जिस पर इवन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एलन का चेहरा भावहीन है। एलन जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है और इवन सोचता है कि उसका मास्टर पहले बहुत अभिव्यक्तिशील था। एलन को एहसास होता है कि भले ही उसकी आत्मा इस शरीर में आ गई है, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां साथ नहीं आईं। फिर भी वह इवन को वफादारी के लिए चुनने पर खुश होता है। इवन पूछता है कि क्या पूरा ऑपरेशन सिर्फ यूचिया को बचाने के लिए था। उसे लगता है वो लड़की सामान्य नहीं है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब इवन ने उसे कैद में पाया तो वह बंदी होने के बावजूद एक शक्तिशाली आभा छोड़ रही थी। अब इवन पूछता है कि एलन ने उसे हवेली क्यों नहीं लाया। एलन जानता है कि ऐसा करने से लोग उसे निर्दयी समझेंगे, लेकिन ये उसकी योजना का हिस्सा है। असल में वह लड़की यूशी ब्लूडिया जिसने किसी दूसरे संसार की सत्ता से समझौता करके अपार शक्ति पाई थी। मूल टाइमलाइन में वही रॉथ
बनती है 5 महान पापों में से एक, जिसने लाखों की जान ली। एलन को यकीन है कि अगर उसे शांति से पाला जाए तो वह कभी विलेन नहीं बनेगी। अब बस उसे अपने नाइट को कोई ठोस बहाना देना है। वह गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है। यह रहस्यमय जवाब सुनकर ईवन उलझ जाता है। एलन विषय बदल देता है और आदेश देता है कि अनाथालय को फंड भेजे जाए और एक चिट्ठी यूशी के लिए दी जाए। ईवन पूछता है कि क्या उसमें कुछ जरूरी लिखा है, तो एलन कहता है कि बस हालचाल पूछने के लिए है। ईवन सोचता है कि यह एक सांत्वना पत्र है। आदेश का पालन करते हुए वह निकल जाता है और एलन खिड़की से देखता है। वह सोचता है कि चाहे उम्मीद कम हो, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। असल में उस पत्र में वही जादुई वाक्य था जो गेम में बार बार सुनाई देता था, एक तरह का चार्म जिसे आर्चबिशप ने रॉथ को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया था। गेम में हालांकि वह असफल रहा क्योंकि यूशी अपनी शक्ति में पूरी तरह डूब चुकी थी, जिससे हर प्रयास बेकार हो गया और युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अब एलन को भरोसा है कि वह उसकी किस्मत बदल सकता है। किसी राक्षसी लड़की को एक कोट से शांत करना बेवकूफी लगता है, मगर वह रिस्क लेने को तैयार है। आखिरकार ये लोग दूसरे जगत के देवताओं की पूजा करते हैं और उनका सोचने का तरीका बेहद अजीब है, मानो वे अंधभक्त हों। सीन बदलता है जहां यूचिया को वह पत्र मिलता है। ईवन संदेश पहुंचाता है और लड़की की भयानक मौजूदगी से दंग रह जाता है। वह उसे ठंडी और भावहीन बच्ची मानता है जो चुपचाप पत्र पढ़ती है। फिर अचानक वह ऊपर देखकर पूछती है, क्या ये सच में लॉर्ड एलन ने भेजा है? अगले ही पल उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह चिल्लाकर पूछती है कि वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहता। ईवन उसकी मना की ताकत से कांप उठता है। इतनी घनी मना ऊर्जा केवल मास्टर लेवल वाले ही उत्पन्न कर सकते हैं। डरते हुए वह वही जवाब दोहराता है जो एलन ने सिखाया था, अभी सही समय नहीं आया है। ये सुनते ही लड़की शांत हो जाती है। उस पत्र में लिखा वही गुप्त वाक्य था जो गेम में उनके बीच एक कोर की तरह इस्तेमाल होता था। युषा उस पत्र को अपने सीने से लगाकर रखती है, मानो ये कोई ऐसा वादा हो जो सिर्फ उसका मास्टर ही समझ सकता है। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है, जिससे नाइट ईवन स्तब्ध रह जाता है और आखिरकार उसे उस छिपे संदेश का अर्थ समझ आता है। उसे एहसास होता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्लड क्वीन यूशियो है, वही भविष्य की रॉथ जिससे सब डरते हैं। इस बीच हवेली में हमारा नायक सुकून से आराम कर रहा है, खुश है कि उसने अपने लिए थोड़ा और वक्त खरीद लिया है। उसे एक नई ऊर्जा महसूस होती है, जैसे खुद चांद उसकी योजना का समर्थन कर रहा हो। कुछ समय बाद वह लाइब्रेरी में सुराग खोजते हुए किताबों के ढेर में लगभग दब जाता है। तभी ईवन आता है और बताता है कि दूसरा बच्चा भी बचा लिया गया है। एलन पूछता है कि क्या उसे सुरक्षित तरीके से लाया गया, और ईवन पुष्टि करता है कि हाँ। ईवन बताता है कि जब वे इलीगल स्लेव मार्केट पर छापा मार रहे थे, उसने किसी को बिजली जैसी रफ्तार से भागते देखा था। अचानक लाइब्रेरी में एक आदमी दाखिल होता है। वह है टोनियो, पलेशियो परिवार का दूसरा बेटा। टोनियो एलन को देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि वह किताब पकड़कर क्या करेगा जब पढ़ ही नहीं सकता। वह उसे जोर से पकड़ता है और एलन सोचता है कि असली एलन ऐसे हालात में क्या करता। इसलिए वह झुककर माफी मांग लेता है और कहता है कि वह बस बाहर जा ही रहा था। टोनियो और ज्यादा घमंडी होकर उसे लात मारता है। तभी हवा में से एक खंजर उड़ता हुआ आता है और दीवार में जाकर गिर जाता है, बस कुछ इंच की दूरी पर टोनियो के चेहरे से। ये खंजर फेंका था लियो पिलेशो ने, परिवार का सबसे बड़ा बेटा। लियो गुस्से से कहता है कि ये सब कीड़े चुप रहें, जिससे टोनियो डर जाता है। वह अपने भाई को घूरते हुए कहता है, ये नाटक छोड़ो टोनियो और नहाकर आओ, तुमसे बदबू आ रही है। एमसी को याद आता है कि गेम में पलेशो परिवार बहुत जल्दी नष्ट हो गया था, लेकिन तब तक उनकी सत्ता बहुत बड़ी थी। उसके दोनों भाई लियो और टोनियो परिवार के मुखिया बनने के लिए आपस में खून की लड़ाई में थे। लियो अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, किंग ऑफ सेडक्शन के नाम से जाना जाता था, जबकि टोनियो किंग ऑफ गुड्स के नाम से एक कार्टेल चलाता था। इन दोनों की झड़प देखकर एलन चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे उनकी पागलपन में नहीं पड़ना। ईवन की मदद से वह तय करता है कि अब उसका सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि वह खुद को एक बेवकूफ और कमजोर इंसान की तरह दिखाए। थका हुआ वह सोफे पर गिर पड़ता है और ईवन बताता है
कि दूसरा बच्चा भी साधारण नहीं है। इवन उसे देखता है और सोचता है कि उसका मास्टर इतनी गहरी जानकारी कैसे रखता है। वह समझता है कि शायद एलन ज्यादा थक गया है और खुद से कहता है कि उसका मास्टर वाकई अजीब इंसान है। एलन को पता है कि इवन जिसे थोड़ा अजीब बच्चा कह रहा है, वह असल में एक वॉकिंग डिजास्टर है। यह किंगडम कई राष्ट्रों के मिलन से बना है और इसका केंद्र है कलिया किंगडम। जिस बच्चे को उन्होंने स्लेव मार्केट से बचाया था, वह कोई और नहीं बल्कि गेम का दूसरा बड़ा बॉस डालिया था। गुलामी में बेचे जाने के बाद उसने अकल्पनीय यातनाएं सही थीं। एक मालिक से दूसरे तक बेचा गया, जिससे उसकी आत्मा टूट गई और वह पाप स्लॉथ का जीवंत रूप बन गया। भविष्य में वही इतना शक्तिशाली बनता है कि पूरे पूरे किंगडम नष्ट कर देता है। लेकिन विडंबना यह है कि स्लॉथ कहलाने के बावजूद वह बेहद मेहनती था। यही कारण था कि एलन ने फैसला किया कि उसके साथ कोमलता से पेश आना चाहिए। उसे अनाथालय भेजने का कारण वही था, अभी सही समय नहीं आया है। एलन ने युषा को लिखे पत्र में हल्की फुल्की बातें की और एक छोटा सा अनुरोध जोड़ा कि वह उस नए बच्चे का ख्याल रखे जो थोड़ा बीमार है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि छोटा डालिया अनाथालय में अकेला बैठा है, बाकी बच्चे उससे दूरी बनाए हुए हैं। तभी वहां युषा आती है। वह उसकी ओर बढ़कर कहती है कि यह बच्चा पूरी तरह टूट चुका है और आशा से खाली है। वह उसके हाथों को देखती है और पहचान जाती है कि उन पर एक गहरे और खतरनाक डार्क रिचुअल के निशान हैं। वह पूछती है, क्या ब्लैक गोट का अनुष्ठान तुम्हें इस हालत में ले आया? फिर भी वह उसकी तारीफ करती है, कहती है कि महान चांद ने तुम्हें चुना है और उसे अपनी शक्ति को अपनाने को कहती है। वह एक डरावनी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर कहती है, अगर तुम मेरे मास्टर के प्रति वफादारी की शपथ लो तो तुम्हें उन सबसे बदला मिलेगा जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अपना संदेश देकर वह एलन का पत्र अपने पास रख लेती है और तय करती है कि अब जवाब भेजने का समय आ गया है। अपने उत्तर के साथ वह एक छोटी प्यारी सी शुभकामना भी जोड़ती है। इस बीच पलेशियो हवेली में रोजमर्रा की रईसी और साजिशें जारी है। एलन एक शांत पल का आनंद ले रहा होता है जब इवन घबराया हुआ अंदर आता है और कहता है कि कोई भयानक घटना हो गई है। वह इतना परेशान है कि लगभग दूसरे मास्टर को कचरा कह देता है। एलन हैरान होकर पूछता है कि उसके प्यारे भाई को क्या हुआ। पता चलता है कि टोनियो हवेली के फर्श पर मृत पाया गया है। उसके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग सच्चे मन से शोक मना रहे हैं। उनके पिता काउंट 2 औरतों के साथ बैठे हैं जो बेहद ऊबी हुई लग रही है। एलन सब देखता है और सोचता है कि उसका परिवार किसी डार्क फैंटेसी की गंदी कहानी जैसा है। कॉफिंग को देखकर उसे एक्सीडेंटल फॉल वाली कहानी झूठी लगती है, क्योंकि गेम में टोनियो को सालों बाद लियो ही मारता था ताकि वारिस बन सके। अब भी लियो के चेहरे पर विजयी मुस्कान है, जिससे एलन समझ जाता है कि वही कातिल है। मगर उसे इन सत्ता संघर्षों से कोई लेना देना नहीं। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, 5 पापों के खतरे को खत्म करना। 1 साल गुजर जाता है और परिवार की उत्तराधिकारी की लड़ाई खत्म हो चुकी है। हवेली में थोड़ी शांति लौट आई है। एलन और इवन चाय पीते हुए उस सुकून का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान एलन और युषा के बीच पत्रों का आदान प्रदान जारी है। युषा के ताजा पत्र में वह बताती है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं और एलन को उसकी बातें बेहद प्यारी लगती है। यह पत्र के अंत में अनाथालय के नए पैट्रन्स की सूची भी शामिल थी। इवन ने नोट किया कि अब सूची और लंबी हो गई है, जिस पर हमारे यंग मैन ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर नाइट ने बात का रुख बदलते हुए बताया कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड को आखिरकार एक सुराग मिल गया है। यह सुनकर यंग मास्टर ने राहत की सांस ली। आखिर अब वो गेम के तीसरे बॉस का पता लगा सकता था। सब कुछ योजनानुसार चल रहा था और हमारा एमसी एक शांत सुकून भरी शाम बिताने ही वाला था, लेकिन अचानक एक चीख और भयावह दृश्य ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। सामान के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कुछ लोग अपने बॉस लियो की उदारता की तारीफ कर रहे थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों सदस्य थे, लेकिन अचानक वहां अफरातफरी मच गई। एक आदमी खुद पर से नियंत्रण खो बैठा और अपने साथी पर हमला करने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। वह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते पूरा गैंग एक दूसरे पर टूट पड़ा। खूनी पागलपन फैल गया। बस एक आदमी बचा जो दया की भीख मांग रहा था,
जबकि एक रहस्यमयी शख्स दूर से इस विनाश को देख रहा था। वो था लिटिल ड्यूज, जिसने यह पूरा दृश्य ऑर्केस्ट्रेट किया था, अपनी पपेट स्ट्रिंग्स खींचते हुए। उसके बगल में खड़ी यूशिया ने पूछा कि यह सब करने का मतलब क्या है, लेकिन लड़का चुप रहा। ड्यूज ने पूछा कि क्या उसे इन लोगों पर दया आ रही है। यूशिया बोली, नहीं, मुझे बस ऐसे लोगों से नफरत है जो दूसरों का शोषण करते हैं। तब लड़के ने समझाया कि यह सब उनके मास्टर की वापसी की तैयारी है। यूशिया ने सहमति में सिर हिलाया। एलन के आगमन से पहले यह जगह शुद्ध होनी चाहिए। दोनों ने अपनी शक्तियां मिलाकर वहां जबरदस्त एनर्जी का विस्फोट पैदा किया। फिर वे आसमान में उड़ गए, यह घोषणा करते हुए कि सब कुछ उनके मास्टर की इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद एक विशाल विस्फोट ने पूरे जिले को मिटा दिया। जमीन पर नीले चांद, ब्लू मून, का प्रतीक जल गया और उन्होंने खुद को अपने स्वामी की तलवार घोषित किया। 2 साल और बीत गए। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब भी यूशिया से पत्रों का आदान प्रदान कर रहा था। महल में इयन अपने यंग मास्टर को ढूंढता फिर रहा था। जब वह उसे बगीचे में पाता है, एलन शांत मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। नाइट बताता है कि 5वां और अंतिम टारगेट सुरक्षित रूप से ऑर्फनेज पहुंचा दिया गया है। एलन को राहत मिलती है, बाकी 3 सिंस को भी सही सलामत पहुंचाया जा चुका है। एलन अपने नाइट को केक का टुकड़ा ऑफर करता है, जिसे वह खुशी से खा लेता है। ग्रीड को ढूंढना सबसे मुश्किल था, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद वह भी सफल हुआ। एमसी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए वह आराम कर सकता है। इवन राहत की सांस लेता है, लेकिन पूछता है कि उसके मास्टर को इतना खुश क्यों नहीं दिख रहा। एलन जवाब देता है, मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूं, जबकि उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। वह घास पर लेटकर सोचता है कि सब कुछ उम्मीद से बेहतर हुआ। फिर एक मोन्टाज दिखाया जाता है, साइकेडीलिया के 5 बॉसेस, जिनका अतीत दर्द और त्रासदी से भरा था। वे सभी 5 ग्रेट सिंस इसलिए बने क्योंकि उनके भीतर की पीड़ा ने उन्हें निगल लिया था। एलन जानता था कि उन्हें पूरी तरह पतन से पहले बचा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने समय रहते सबको बचाया। इवन उसे एक और पत्र देता है, ऑर्फनेज की रिपोर्ट। उसमें लिखा था कि जो बच्चे पहले टूटे खिलौनों जैसे लगते थे, अब काफी बेहतर हो गए हैं। एलन यह सुनकर फैसला करता है कि अब अतिरिक्त केयरटेकर्स की जरूरत नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूशिया सब कुछ इतनी कुशलता से संभाल लेगी। शायद गेम में ऑर्फनेज के प्रति उसका गहरा लगाव ही इसका कारण था। एलन सोचता है, वो वाकई दिल से अच्छी है। इवन पूछता है कि क्या वह कभी उन बच्चों से मिलेगा। एलन नजरें चुरा लेता है, असल में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि सिन बनने की प्रक्रिया कितनी भयावह थी और उनकी असली शख्सियतें कितनी डरावनी। भले ही उसने उन्हें समय रहते बचा लिया हो, फिर भी उसके भीतर उनके प्रति डर बाकी था। वह कहता है, शायद 5 साल बाद मैं हिम्मत जुटा पाऊं, लेकिन वह यह भी समझता है कि इस डार्क फैंटेसी दुनिया में खुद की रक्षा करना जरूरी है। सौभाग्य से उसमें मैजिक की प्रतिभा है। तभी उसका नाइट पूछता है, क्या आपने ब्लू मून नाम की किसी ग्रुप के बारे में सुना है? एलन ने कभी नहीं सुना था। इवन बताता है कि यह ग्रुप आपराधिक संगठनों का सफाया करता है। एमसी कहता है, अच्छा उद्देश्य लगता है, लेकिन उसे महत्वहीन बताता है, शायद जल्द ही गायब हो जाएंगे। इवन जोड़ता है कि उन्होंने कुछ नोबल्स को भी खत्म कर दिया है, इसलिए उसने सोचा कि शायद एलन को पहले से पता होगा। यह सुनकर एलन थोड़ा असहज महसूस करता है और आदेश देता है कि इयन आज रात पास वाले कमरे में सोए, सुरक्षा के लिए। उधर ऑर्फनेज के अंदर ब्लू मून का बेस है, जहां बच्चे अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट दे रहे हैं। एक लड़की पूछती है, नॉर्दर्न सेक्टर का क्या हुआ? प्राइड सेलांग जवाब देती है, सब निपट गया और किसी को पता भी नहीं चला। फिर ग्रीड रायन रिपोर्ट देती है कि उसने सारे बॉडीज साफ कर दिए हैं और सदर्न सेक्टर के इलीगल लैब्स भी खत्म कर दिए हैं। प्योरिटी राइडन बताती है कि अवलो गैंग अब नामो निशान तक नहीं बचा। यूशिया संतुष्ट होती है, सब कुछ हमारे प्रिय मास्टर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। सब बच्चे एक स्वर में घोषणा करते हैं, हम हैं ए ब्लू मून, महान चांद के अनुयायी, उसकी महिमा के लिए अस्तित्व में। लेकिन तभी एक कॉम्प्लिकेशन आता है। यूशिया चौंकती है, क्या गड़बड़ हो गई? ड्यूज बताता है, अवलो का लीडर काउंट पिलेशो का सबसे बड़ा बेटा है। सदर्न क्लीनअप में एक डॉक्यूमेंट मिला है,
लियो कुछ साजिश रच रहा है। यह सुनते ही यूशिया का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। कोई हमारे मास्टर के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सभी ब्लू मून के मेंबर्स ही ध्यान से खड़े हो जाते हैं, किसी भी वक्त एक्शन लेने को तैयार। लड़की काउंट पलासियो के बड़े बेटे को कड़क लेसन सिखाने की तैयारी करती है। जो भी उसकी प्यारे मास्टर की प्लान्स में बाधा डालेगा, उसे वह बख्शेगी नहीं। हवा में टेंशन घना है, क्योंकि वे सब यूची के कमान का इंतजार कर रहे हैं ताकि अटैक शुरू कर सकें। उनके मास्टर की इज्जत दाव पर है और ब्लू मून उस ट्रांसग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। दस्तावेज में बताया गया था कि काउंट को पॉइजन करके हटाने के बाद आरएमसी को सीमित करने की एक साजिश रची गई थी। यूसा गुस्से में कागज को मसल देता है और तय करता है कि उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। 2 साल बाद काउंट पिलेशो की मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी फ्यूनरल बहुत ही खालीपन और बिना किसी इमोशन के मनाई जाती है। ऑफिशियल कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया और उसकी आदतों को देखते हुए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। सेवा के दौरान एमसी को फिर से ब्लू मून के एक और अटैक की बात सुनाई देती है और वह हैरान रह जाता है। अपैरेंटली ये ग्रुप रात में एम्बुश करके एक और गैंग को पूरी तरह से नष्ट कर चुका था। इसी केस ने आखिरकार अथॉरिटीज और नोबिलिटी को ब्लू मून को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। काउंट की फ्यूनरल खामोशी में खत्म होती है। लगभग कोई भी उसकी डिपार्चर पर शोक नहीं मना रहा था। सेरेमनी के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका नाइट मकान की तरफ लौटते हैं। इयन पूछता है कि अब जब उसके पिता नहीं रहे तो वह क्या करने वाला है। भविष्य अनिश्चित दिखता है। युवक पैकिंग शुरू कर देता है और अपने नाइट से भी वही करने को कहता है, क्योंकि वे तुरंत जा रहे हैं। इयन यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या वे एस्टेट छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं? एमसी साफ करता है कि बात वैसी नहीं है। वे सिर्फ अपनी टेरिटोरी के सदर्न हिस्से में रिलोकेट कर रहे हैं। रात को एहसास होता है कि वे रॉडमिल नाम के छोटे से गांव में जा रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट पक्की बात करता है और दोनों एक शानदार कैरेज में अपने नए घर की ओर निकल पड़ते हैं। बालकनी से बड़ा भाई लियो तिरस्कारी मुस्कान के साथ उन्हें जाते देखता है। उसे जीत का एहसास होता है कि उसने एक ही वार में अपने छोटे भाई और पिता दोनों से छुटकारा पा लिया। इस बीच उनके नए घर में हमारा युवक किचन में नाश्ता बना रहा होता है और आश्चर्यजनक स्किल से स्वादिष्ट फ्रेंच टोस्ट तैयार कर लेता है। 3 दिन बाद रॉडमिल गांव की जिंदगी शांतिपूर्ण और बहुत स्वादिष्ट नोट पर शुरू होती है। पर प्रोटैगनिस्ट बहुत जल्दी फिर से मैंशन में एक और फ्यूनरल के लिए आता है, इस बार उसके बड़े भाई की। वह विश्वास नहीं कर पाता कि वह फिर इस जगह वापस आ गया है और सोचता है कि सब कुछ गेम से इतना अलग क्यों हो रहा है। कॉफिंग को देखकर उसे पता चलता है कि मौत का कारण हृदय में छुरा घोंपना था, जिसने उसे पूरी तरह झकझोर दिया। एलन सोचने लगता है कि किसमें इतनी हिम्मत और ताकत थी कि उसने उसका भाई लियो गिरा दिया। वह एक गार्ड से पूछने की कोशिश करता है, पर वह आदमी डरकर पीछे हट जाता है। गार्ड खोखले तरीके से माफी मांगता है और फिर उसका दोस्त उसे खींच ले जाता है। हमारे युवक को फ्यूनरल पर हर किसी की एक्सट्रीम समझ नहीं आती। उसका नाइट इवन पास आता है और एलन पूछता है, क्या उसे कोई नया क्लू मिला? पर इवन सवाल टालकर गंभीर चेहरा बनाकर पूछता है, क्या एमसी वही है जिसने अवलो को नष्ट किया? प्रोटैगनिस्ट सब जवाबों को चुप कर देता है और डिसबिलीफ में घूरता रहता है। कहानी फिर फ्लैशबैक ले जाती है उस दिन की जब एलन रॉडमिल गांव के लिए निकला था। मैंने पूछा था कि उसने छोटा गांव क्यों चुना बजाय किसी बड़े शहर के। युवा मास्टर के चेहरे पर एक अंधेरा भाव आता है और वह बताता है कि रॉडमिल उसकी योजना का आखिरी हिस्सा था। वह बताता है कि उसने 5 सिंस को उनके क्रूर और दुखद भाग्य से बचाया था। ऐसा करके उसने उस विनाशकारी फ्यूचर को भी रोका जहां वे दुनिया को तबाह कर देते। उसकी इंटरवेंशन की वजह से अब बच्चे शांति से बड़े हो सकते थे और नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। युवक ने बताया कि रॉडमिल का ओरिजिनल कहानी से कोई लेना देना नहीं था, पर वहां एक फैमिली विला जरूर थी, इसलिए यह उसके लिए एक परफेक्ट सैंक्चुअरी था जहां वह एक शांत और लक्सूरियस नोबल की तरह रह सके। पर इवन अब नाइव नहीं रहा। उसने कहा कि उसके मास्टर के पास हमेशा कोई हिडन मोटिव होता है। वह जानता है कि जब भी युवक का चेहरा ब्लैंक सा रहता है, वह कुछ इंपॉर्टेंट छुपा रहा होता है। अपने नाइट की धार पकड़ी देखकर प्रोटैगनिस्ट बातचीत बंद कराना चाहता है। मैंशन की बालकनी से बड़ा भाई ने अपने भाई की कैरेज जाते देखा था और उसने थोड़ी देर सोचा था कि क्या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए।
वह अपने छोटे भाई को बेकार समझता था और पिता के मरने के बाद उसे पॉइजन करने तक का ख्याल आया था। पर क्योंकि लड़का फ्रंटियर जा रहा था, उसने तय किया कि अब उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी अवलो की रीसेंट ट्रबल्स ने उसे काफी परेशान किया हुआ था। आखिरकार उसका छोटा भाई बस एक बड़ी तकलीफ ही था। फिर उसने अपने हेंचमैन अल्मान को बुलाया और आदेश दिया कि कैरेज को कसकर टेल करो। अल्मान, लियो का राइट हैंड, ने पूछा क्या ऑर्डर यह है कि यंग मास्टर को एलिमिनेट कर दिया जाए। बाल खड़े रह गए। लियो पूरी तरह चौंक गया, समझ नहीं पा रहा था कि इतना सीधा सवाल क्यों पूछा गया। यह बात उसे और भी उलझन में डाल रही थी क्योंकि अल्मान ऐसा व्यक्ति था जो बिना सवाल किए हर आदेश मान लेता था। उसे यह समझ नहीं आया कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी अचानक उसके आदेशों पर सवाल क्यों उठा रहा है। गुस्से में आकर युवक चिल्ला उठा कि उसका काम सिर्फ आदेश मानना है। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही अल्मान ने उस पर निर्दयता से हमला कर दिया। लियो पूरी तरह सदमे में था। अपने ही दाहिने हाथ से मिली धोखेबाजी को वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने कहा कि उसे वॉर गेम्स का बड़ा शौक है और यह खेल काफी मजेदार रहा। तभी पता चलता है कि असल में अल्मान का असली नाम हेडन है। वह ब्लू मून का एक छिपा हुआ एजेंट था। ब्लू मून रेड मून के क्रीड का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि ब्लू मून उनका तलवार है और जो भी ग्रेट मून को चोट पहुंचाएगा उस पर वे पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। एक आखिरी साफ वार के साथ हेडन ने अपना मिशन पूरा किया और अपने मास्टर की रक्षा की। इसी क्रीड के अनुसार ब्लू मून को अपने मास्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की अनुमति है। हेडन अंतिम वार करता है और लियो का शरीर जमीन पर निर्जीव होकर गिर जाता है। उसने इन धोखेबाज शब्दों को सुनने के लिए पूरे 2 साल इंतजार किया था ताकि उसे कार्रवाई का सही कारण मिल सके। लियो ने धमकी दी कि उसके आदमी बदला लेंगे, लेकिन हेडन ने बस इतना कहा, अवलो का अंत हो चुका है। उसने यह भी कहा कि अफसोस है, ग्रेट मून ने मौका दिया था लेकिन उसे बर्बाद कर दिया गया। छत पर खड़ा एजेंट चांद की ओर देखता है और फिर अपना मिशन पूरा करने निकल जाता है। अगले सुबह रॉडमिल में सूरज उगता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़े अच्छे मूड में जागता है। उसके लिए यह गांव एक सच्चा स्वर्ग था। वह खुद को गुड मॉर्निंग कहता है। उसे यह शांतिपूर्ण जिंदगी बेहद पसंद आ रही थी, जब चाहे उठना, जब चाहे खाना। अब वह सच में एक असली नोबल की जिंदगी जी सकता था, हर सुख सुविधा के साथ। वह तो सोचने लगता है कि क्यों न फ्रेंच टोस्ट का बिजनेस ही खोल ले, क्योंकि उसका बनाना उसे बेहद पसंद आ गया था। लेकिन तभी उसकी शांति टूट जाती है जब इवन जल्दी से एक अर्जेंट टेलीग्राम लेकर अंदर आता है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट मैसेज पढ़ता है तो शौक में उसके मुंह से टोस्ट का टुकड़ा गिर जाता है। टेलीग्राम में लिखा था, एलन पिलेशो को तुरंत लौटना है क्योंकि उसके भाई लियो का निधन हो गया है। और बस ऐसे ही एमसी का शांतिपूर्ण स्वर्ग सिर्फ 3 दिनों तक ही रहा, फिर से केओस लौट आया। वह मैंशन वापस आता है जहां एक और फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थीं। युवक समझ नहीं पा रहा था कि हर कोई उसके आसपास इतना डर और अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसका नाइट फिर सीधा सवाल करता है, आप कब से अवलो के मास्टरमाइंड बन गए? अब वह एक ऐसी एंडलेस सिमुलेशन में फंस चुका था जहां हर चीज गलतफहमी में बदल रही थी। स्पष्टता पाने की कोशिश में वह अपने नाइट से विनती करता है कि उसे बताए कि आखिर सब उसे विलन क्यों समझ रहे हैं। इवन समझाता है कि लियो की मौत ठीक उनके जाने के बाद हुई थी, इसलिए एमसी के पास परफेक्ट एलिबाई है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट हक्का बक्का रह जाता है कि सब घटनाएं इतनी सटीक तरह से कैसे मेल खा गईं। और अब जबकि अवलो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लियो की मौत पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं बचा था। इन घटनाओं की श्रृंखला में वह अनजाने में काउंटी का शासक बन चुका था और उसके अधीन अब एक मास्टर लेवल असैसिन होने की बात मानी जा रही थी। युवक पूरी तरह ओवरवेल्म था, समझ नहीं पा रहा था कि इस उलझन को सुलझाना कहाँ से शुरू करे। उसे ब्लू मून याद आता है और वह इवन से पूछता है कि क्या वे इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन नाइट बताता है कि इंफॉर्मेशन गिल्ड का मानना है कि यह बहुत इम्प्रॉबेबल है। वह समझाता है कि ब्लू मून कभी बॉडीज नहीं छोड़ता, पर हमेशा एक सिग्नेचर मार्क जरूर छोड़ता है। इसके विपरीत अवलो के सभी सदस्य तलवार से मारे गए थे और वहां का सीन प्योर मेहम जैसा था। अब एमसी को समझ आता है कि लोग क्यों सोचते हैं कि उसके पास कोई स्वॉर्ड मास्टर काम करता है। उसे याद आता है कि ब्लू मून तो गेम में था ही नहीं, जिससे उसकी उलझन और बढ़ जाती है। इस बीच ब्लू मून के हाइडआउट में
यूशिया पूछती है कि क्या कोई निशान पीछे रह गया। रायन पुष्टि करता है कि उसने कुछ नहीं छोड़ा, और सीलैंग अपनी एफिशिएंसी पर शेखी बघाड़ती है। लोमड़ी कान वाली लड़की बताती है कि उनका मेन काम तो बस लाशों के पहाड़ हटाना था। रैन अचानक प्रकट होती है और रिपोर्ट करती है कि अवलो की बची हुई फोर्स अब केवल 456 है। वह बताता है कि सब कुछ उनके लीडर की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ, जिसके लिए हादेन उसकी एक्यूरेसी की तारीफ करता है। रैन फिर गर्व से कहती है कि उसने हर दुश्मन को आधे में काट दिया। यूजी संतुष्टि से मुस्कुराती है, यह घोषित करते हुए कि उनका प्लान पूरी तरह सफल रहा। और इस तरह अवलो, वह विशाल संगठन जिसने कभी एस्टीरिया के राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी, एक ही रात में ब्लू मून के हाथों हुई निर्दयी हत्या में पूरी तरह समाप्त हो गया। सिर्फ 5 दिनों में अवलो मिट्टी और राख में तब्दील हो गया, मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन रेडन बीच में कहता है कि सफाई अभी पूरी नहीं हुई, जिससे यूशिया उलझन में पड़ जाती है। वह एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसमें कई और नोबल्स के नाम होते हैं जिनके संबंध इस अपराधी संगठन से है। पता चलता है कि डची ऑफ एल्ची भी उनकी गैरकानूनी गतिविधियों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यूशिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे की ठंडी क्रोध भरी नज़र सब कुछ बयान कर देती है। उसे ठीक ठीक पता है आगे क्या करना है। ब्लू मून के बाकी सदस्य तुरंत सतर्क हो जाते हैं, अगली क्लेंजिंग मिशन के लिए तैयार। रेडन हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि वे सब कुछ बहुत चुपचाप संभाल लेंगे। यूशिया संतुष्टि की सांस लेती है। योजना ठीक वैसे ही आगे बढ़ रही थी जैसे सोचा गया था। वह पूछती है, क्या इंफॉर्मेशन गिल्ड पूरी डिस्क्रेशन से काम कर रही है? रायन पुष्टि करता है कि वे किसी भी तरह इस घटना को ब्लू मून से नहीं जोड़ रहे। सभी गिल्ड्स इस नरसंहार का श्रेय स्वॉर्ड मास्टर द्वारा पैदा किए गए नर्क को दे रही है। यूशिया आदेश देती है कि सतर्कता बनाए रखी जाए, क्योंकि यह खबर कभी उनके मास्टर के कानों तक नहीं जानी चाहिए। वह कहती है कि उनका मास्टर का अपना खून ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ पहले कार्रवाई की। वह सख्त आवाज में याद दिलाती है कि वे स्वॉर्ड है और तलवार को खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए। ब्लू मून सिर्फ अपने मास्टर यानी ग्रेट मून के आदेश पर ही चल सकता है। वह चेतावनी देती है कि उन्हें उस व्यक्ति को कभी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। ड्यूज देखता है कि यूशिया इतनी चिंता में क्यों डूबी हुई है, वह समझ नहीं पाता। उसकी नज़र में इतनी शक्तिशाली व्यक्ति को तो डर या बेचैनी से परे होना चाहिए। लड़का दस्तावेज लेता है और पुष्टि करता है कि उसने संदेश और अगला मिशन समझ लिया है। वे जो कुछ भी करते हैं वह ग्रेट मून के लिए करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो उन सब के लिए सबसे खास है। दूसरी तरफ मैंशन में हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह थका हुआ है और अब किसी भी काम को सहन नहीं कर पा रहा। फ्यूनरल के बाद पूरा 1 महीना पेपरवर्क और पारिवारिक मामलों में दबा रहा। गेम की टाइमलाइन अब बदल चुकी थी और अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। तभी कुछ वैसल्स और ढेर सारे दस्तावेज लेकर अंदर आते हैं, जिससे वह और ज्यादा निराशा में डूब जाता है। युवक समझ नहीं पाता कि जो लोग पहले इतने आलसी थे, अब अचानक इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। वैसल्स उसके चेहरे की झुंझलाहट को गुस्सा समझ लेते हैं और डर के मारे और ज्यादा काम करने लगते हैं। हमारा एमसी समझ जाता है कि रूथलेस मास्टरमाइंड होने की उसकी अफवाहें ही उसके स्टाफ को मेहनती बना रही है। इस बीच एक हल्के अंधेरे कमरे में इवन आग के पास स्वीट पटेटोज भून रहा होता है। वह टिप्पणी करता है कि वह अपने मास्टर की 2 सालों में हुई प्रगति देखकर हैरान है। युवक ने सिर्फ 2 साल की सेल्फ स्टडी में मैजिक का दूसरा सर्कल हासिल कर लिया था, जबकि सामान्यतः उस स्तर तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं, वो भी किसी नेचुरली गिफ्टेड व्यक्ति को। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि उसने लगातार अभ्यास इसलिए किया क्योंकि उसे डर था और आत्मरक्षा की जरूरत महसूस होती थी। साथ ही वह जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा था उसमें मना कंट्रोल बेहद सटीक और नाजुक होना चाहिए। फिर भी वह सोचता है कि इतनी कमजोर और अस्थिर शक्ति का क्या फायदा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में वह जादू का उपयोग करेगा। यह विचार उसे शुरू में रोमांचक लगा था। युवक मानता था कि अपनी योजना पूरी होने के बाद वह आराम से जादू की पढ़ाई कर सकेगा, लेकिन सच्चाई यह निकली कि उसका मना पूल बेहद छोटा है, इतना छोटा कि यह उसकी मैजिकल पोटेंशियल को गंभीर रूप से सीमित करता है। मना पूल किसी एथलीट की शारीरिक क्षमता की तरह एक जन्मजात गुण होता है,
और उसका इतना सीमित है कि चाहे कितनी भी मेहनत करे उसकी भरपाई संभव नहीं। इससे वह अंदर से बहुत निराश है। लेकिन एमसी के पास एक एज अप हिज स्लीव है। तभी इवन एक औपचारिक डांस का निमंत्रण लेकर अंदर आता है। युवक उलझन में पूछता है कि आखिर यह फॉर्मल डांस होता क्या है। जगह पर पहुंचने पर वह देखता है कि एक भव्य बॉलरूम में कई नोबल्स नाच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका नाइट बेहद आकर्षक और शानदार पोशाक में प्रवेश करते हैं। पर युवा मास्टर तो बस इन ऊंचे समाज के लोगों को देखकर ही थक जाता है। यह बॉल दक्षिण एस्टीरिया क्षेत्र के नोबल्स की नियमित सभा थी। चूंकि वह अगला काउंट बनने वाला था, उसने तय किया कि यह मौका नेटवर्किंग के लिए सही रहेगा। पर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब उसे एहसास होता है कि सभी नोबल्स उससे दूरी बना रहे हैं। कुछ तो उसकी मौजूदगी से भाग भी जाते हैं। एक अतिथि तो सिर्फ उसकी नजरों से टकराने पर लगभग बेहोश हो जाता है। एमसी हैरान होकर देखता है कि सब उसके चारों ओर ऐसे हट रहे हैं मानो वह कोई महामारी लेकर आया हो। इवन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, पर युवक मुस्कुराकर कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले से जानता था कि पेशियों परिवार को पूर्व का कलंक कहा जाता है। लेकिन हमारा हीरो तैयार आया था। उसके पास एक योजना थी इस स्थिति को पलटने की। वह एक वाइन का ग्लास उठाता है और अपनी सीखी हुई सोशल स्किल्स आजमाने की तैयारी करता है। एक महिला के पास जाकर वह वाइन की अनोखी खुशबू और स्वाद की तारीफ करता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि वह कुछ बोतलें अपने सेलर के लिए लेना चाहेगा। लेकिन उसकी मुस्कान इतनी जबरदस्ती और खतरनाक लगती है कि बेचारी महिला डर के मारे कांप उठती है। उसकी आंखें फैल जाती है और वाइन का ग्लास गिरते गिरते बचता है। लगता है हमारे प्रोटैगनिस्ट की सोशल स्किल्स को अभी और बहुत अभ्यास की जरूरत है। घबराई हुई महिला जल्दबाजी में कहती है कि वह तुरंत अपने पिता से बात करेगी। बाकी मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि वह तो अपने भाइयों से भी बुरा है, एक सच्चा राक्षस। एमसी खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वह महिला बस बहुत शाय है। मैंशन वापस लौटने पर रिपोर्ट दी जाती है कि उस नौजवान की गिफ्ट्स की लिस्ट फिर से बढ़ गई है। नई चीजों में एक उम्दा घोड़ा, रेयर चाय, कीमती मेटल्स और पहले जिक्र की गई लिमिटेड एडिशन वाइन शामिल है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट परेशान है। उसे एहसास होता है कि पलेशियो नाम उसकी सोच से भी ज्यादा इनफेमस है। अफवाहें फैल चुकी है कि उसने अपने ही भाइयों को खत्म कर दिया था और अब वो ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। किसी से भी कनेक्शन न बन पाने से निराश होकर वो थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, एक लाल बालों वाली मिस्टेरियस औरत उसे गहरी नजरों से देखती है। उसकी नजरें तब तक उसका पीछा करती है जब तक वो बॉलरूम की बालकनी तक नहीं पहुंच जाता। बालकनी पर खड़ा होकर हमारा हीरो सोचता है कि उसकी परफेक्ट प्लान में आखिर गलती कहाँ हो गई। तभी पीछे से एक स्त्री स्वर आता है। वो पूछती है कि क्या वो उससे थोड़ी बात कर सकती है। नौजवान हैरान होकर पीछे मुड़ता है, सोचते हुए कि इस बॉल के बीच कौन उसकी तरफ आने की हिम्मत करेगा। रोशनी कम होने के कारण वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो उसे इंट्रिग्यूड भी करती है और थोड़ा डराती भी। लड़की आगे बढ़कर खुद को लॉयरिया बताती है, हाउस एल्किया की तीसरी बेटी। एमसी तुरंत नाम पहचान लेता है क्योंकि उसे याद है कि ये फैमिली गेम में एक बड़ी विलेनस भूमिका निभाती है। वो ऑकवर्ड लंग से उसका स्वागत करता है, जानते हुए कि एल्किया फैमिली हमेशा मुसीबत का दूसरा नाम है। ये हाउस खेल की 3 बड़ी विलेनस फैमिलीज में से एक है, जिन्हें नॉर्थ की ब्लैक शीप कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो भी इंसान इतनी इनफेमस रेपुटेशन के बावजूद उससे बात करने आया है, वो जरूर अनयूजुअल होगा। लेकिन उसे ये लड़की याद नहीं आती, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। लॉयरिया सीधे मुद्दे पर आती है। उसकी आंखों में डर और निराशा है जब वो उससे मदद मांगती है। वो उससे अपनी ताकत उधार देने की विनती करती है, लेकिन एमसी उसे एक गहरी और डरावनी नजर से देखता है। तब लड़की एक सर्द कर देने वाला सीक्रेट बताती है, कोई उसे मारने की साजिश रच रहा है। बालकनी पर खड़ी होकर वो अपना दुख बताती है। लॉयरिया कहती है कि वो अपने पिता की मिस्ट्रेस की बेटी है और अब तक उसके पिता का प्यार और सुरक्षा उसके साथ थी। लेकिन अब ड्यूक ऑफ एल्किया गंभीर रूप से बीमार है और उसका सहारा खत्म हो चुका है।
वो बताती है कि उसकी अपनी बहनें अब उसे हटाकर अपनी विरासत सुरक्षित करना चाहती है। एमसी उसकी बात ध्यान से सुनता है और समझता है कि ये दुनिया भी बस एक और क्रूर सर्वाइवल बैटल से भरी है। उसे आखिरकार समझ आता है कि उसे लॉयरिया याद क्यों नहीं थी, क्योंकि गेम की ओरिजिनल टाइमलाइन में वो पहले ही मर चुकी थी। लॉयरिया फिर औपचारिक रूप से एलन से मदद मांगती है, लेकिन वो तुरंत बिना सोचे मना कर देता है। नौजवान के पास पहले से ही बहुत सी परेशानियां हैं और उसे किसी और के पारिवारिक ड्रामे में पड़ने की इच्छा नहीं है। वो सोचता है कि चाहकर भी वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई खास शक्ति नहीं है। हमारा हीरो जाने के लिए मुड़ता है, लड़की को बालकनी पर उसकी किस्मत के हवाले छोड़कर। जाने से पहले वो कहता है कि शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और उम्मीद जताता है कि उसे कोई ऐसा शक्तिशाली साथी मिल जाए जो उसकी बहनों की साजिशों से उसे बचा सके। दूर खड़ी लाल बालों वाली औरत ये सब देखती है और कहती है कि एल्टिया ने एक महान चांद के पास कदम रखा है। वो रेड मून को सूचना देने की सोचती है, लेकिन तभी एक लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी जानकारी सही है तो लॉयरिया अकेली नहीं है। असल में लॉयरिया हाउस एल्किया की उन कुछ सदस्यों में से है जिनका अवलो से कोई संबंध नहीं है, यानी वो राइडो की टारगेट्स की लिस्ट में नहीं है और फिलहाल सुरक्षित है। वो व्यक्ति आगे कहता है कि इससे मामला आसान हो गया है, क्योंकि बाकी एल्टियस जल्द ही खत्म कर दिए जाएंगे। बॉलरूम के ऊपर से खड़े होकर वो दोनों प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं और उसकी जानकारी की सप्लाई काटने की योजना बनाते हैं, ताकि अवलो इंसिडेंट की कोई भी खबर उसके कानों तक न पहुंचे। वापस हॉल में एमसी को अचानक एक अजीब सी खालीपन की भावना महसूस होती है, जैसे वो किसी अदृश्य बैरियर से घिरा हो। तभी वही लाल बालों वाली औरत उसके पास आती है और उसे अभिवादन करती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद अब वो किसी से सामान्य बातचीत कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो उसके चेहरे को पहचान लेता है, गेम की एक और सस्पिशियस कैरेक्टर। नौजवान समझ जाता है कि जो भी व्यक्ति उससे बातचीत शुरू करे वो सामान्य नोबल नहीं हो सकता। वो उसे औपचारिक ढंग से ग्रीट करता है और औरत हैरानी से कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसे पहचानता है। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसकी ख्याति उससे पहले ही पहुंच चुकी है। औरत खुश होकर मुस्कराती है। इसके बाद नैरेटिव एस्टीरिया किंगडम की 3 बड़ी विलेनस फैमिलीज का रिकैप देता है। उत्तर में स्थित है हाउस एल्किया, जो अपने डार्क सीक्रेट्स और छिपी हुई शक्ति के लिए कुख्यात है। पूर्व में है हाउस पिलेशियो, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट का अपना डिसफंक्शनल परिवार। और पश्चिम में है हाउस जेनोनिया के डिजेनरेट्स, एक ऐसा परिवार जो खतरनाक क्रिमिनल से भरा है। उस औरत का नाम कालिया है, काउंट जेनोनिया की सबसे बड़ी बेटी और अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी खिलाड़ी। अगर पलेशियो लोग सड़क के गैंग्स जैसे है, तो जेनोनियाज एक सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा खतरनाक कॉर्पोरेट सिंडिकेट है। हमारा एमसी अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा है। उसे तो बस कुछ अच्छे कनेक्शंस बनाने थे ताकि शांत जीवन जी सके, लेकिन उसे हर तरफ मुसीबत ही मिल रही है। वो कालिया की तारीफ करके बात टालने की कोशिश करता है और कालिया मुस्कुराते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करती है। फिर वो उसे एक प्राइवेट बातचीत के लिए आमंत्रित करती है, जिससे नौजवान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो शालीनता से मना कर देता है, कहता है कि इतने सारे लोगों की निगरानी में वो बस एक शांत शाम चाहता है। कालिया मुस्कुराकर कहती है कि वो वाकई वैसा ही है जैसा अफवाहों में सुना था, एक रहस्यमय व्यक्ति। वो उसे अलविदा कहती है और उम्मीद जताती है कि उनकी फिर मुलाकात होगी, जिससे हमारा हीरो असहज और उलझन में पड़ जाता है। ऊपर छिपे हुए क्लोक्ड फिगर्स ये सब देख रहे होते हैं। वे नोट करते हैं कि अवलो इंसिडेंट को सफलतापूर्वक कंटेन कर लिया गया है, लेकिन अब एक नई चिंता सामने आई है, क्योंकि कालिया ने हमारे हीरो में दिलचस्पी दिखाई है। वे फैसला करते हैं कि उस पर नजर रखी जाए और अगर वो उनके मास्टर के लिए खतरा बने तो उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका नाइट एक सुनसान कैनियन में पहुंचते हैं। इवन पूछता है, क्या आप सच में सुनिश्चित है इस जगह के बारे में? नौजवान की आंखों में उत्साह की चमक दिखती है। आखिरकार उसने अपनी असली मंजिल पा ली है, दी सदर्न लैबिरिंथ। वो कहता है, इस बार ये सच में वही है, याद करते हुए कि गेम में ये जगह ढूंढना कितना आसान था। असल में वो दक्षिण में आया ही इसी के लिए था। लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स, एक सीक्रेट डंजन जहां 8 कक्षों के पजल्स हल करके अंत में एक अमूल्य आर्टिफैक्ट प्राप्त किया जा सकता था।
हमारा एमसी हर कदम और हर सल्यूशन याद रखता है और अब वो खुद को पावर अप करने के लिए बेताब है। जब वो उस लैबिरिंथ के प्रवेश द्वार को ग्लोइंग रून्स के साथ अपनी आंखों से देखता है तो सच में प्रभावित हो जाता है। गेम में इस जगह से ऊब चुका होने के बावजूद असल में इसे देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। इवन पूछता है कि उसे ऐसी जगहों के बारे में कैसे पता है, तो नौजवान मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं यहां अक्सर आया करता था। फिर मजाक में जोड़ता है, मेरे भी कुछ सीक्रेट्स है। इवन बिना हंसे कहता है कि कृपया ऐसे डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ मजाक मत किया करें। अचानक दीवार फटती है और एक मॉन्स्टर बाहर आता है। हमारा हीरो तुरंत खतरे को पहचान लेता है। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने चेंबर का पजल सही से हल नहीं किया तो वो क्रीचर उन्हें कुचल देगा। प्रोटैगनिस्ट ऑल्टर की ओर बढ़ता है, खुद को पहले चैलेंज के लिए तैयार करते हुए। इवन अपने मास्टर को देखता है, यह सोचकर हैरान कि इतना खतरा होते हुए भी वो इतना शांत कैसे रह सकता है। वो सोचता है कि 4 साल बीत गए, पर वो अब तक अपने मास्टर को समझ नहीं पाया। उसे ये भी आश्चर्य होता है कि मास्टर को इतनी जानकारी कैसे है, जबकि उसने कभी अपनी एस्टेट से बाहर कदम नहीं रखा। फिर भी उसकी आस्था अटूट है, क्योंकि अपने मास्टर का अनुसरण करना हमेशा सही साबित हुआ है। आखिरकार सभी पजल्स हल हो जाते हैं और वे लैबिरिंथ के अंतिम कक्ष में पहुंचते हैं। प्रोटैगनिस्ट इवन को आदेश देता है, सिर्फ काला रिंग उठाओ, बाकी सब छोड़ दो। इवन आश्चर्य से पूछता है कि इतना साधारण रिंग किस काम का, तो नौजवान कहता है कि बाकी गहने सिर्फ मुसीबत बुलाएंगे। अब हमारे हीरो के पास है रिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसमें अपार शक्ति है। वो कहता है कि अब वापसी का रास्ता सुरक्षित रहेगा, पर इवन अब भी सशंकित है। बाहर निकलते ही वे खुद को स्टोन गोलेम से घिरा पाते हैं। ये उस स्थान के प्राचीन रक्षक है। इयन घबरा जाता है, लेकिन तुरंत तलवार संभाल लेता है, अपने मास्टर की रक्षा के लिए जान तक देने को तैयार। वो कहता है, इन्हें मैं संभाल लूंगा, लेकिन हमारा एमसी अलग रणनीति सोच चुका है। उसकी प्राथमिकता है एस्केप। वो इवन को दौड़ने के लिए तैयार रहने को कहता है। इवन जानता है कि उसका सेकंड सर्कल मैजिक इन गोलेम्स पर बेअसर रहेगा। तभी प्रोटैगनिस्ट रिंग की शक्ति एक्टिवेट करता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तुमने नोआला की महान इच्छा विरासत में पाई है। आवाज कहती है कि वो 2 रिस्ट्रिक्शंस घोषित करे जिन्हें वो इस शक्ति के साथ लागू करना चाहता है। एमसी को याद आता है कि गेम में यही वो हिस्सा था जहां एक मेन्यू खुलता था और खिलाड़ी रिस्ट्रिक्शंस चुन सकता था। उसे एहसास होता है कि ये आवाज असल में लैबिरिंथ का रिवॉर्ड है, दी पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब उसके पास ये क्षमता है कि वो दुनिया के नियमों पर ही 2 नए कानून लागू कर सके। रिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो अपने उपयोगकर्ता को अत्यधिक शक्ति देता है, बदले में उस पर सीमाएं लगाकर। आवाज की उपस्थिति वास्तविक महसूस होती है और हमारा हीरो अपना पहला आदेश घोषित करता है, अब से हर जादुई मंत्र के लिए बेबीलोना के हैंड सील्स अनिवार्य होंगे। आवाज पूछती है कि बदले में वो क्या चाहता है। नौजवान जवाब देता है, दुनिया के नियमों को बदलने की शक्ति उसकी इच्छा पूरी होती है। और हमारा हीरो महसूस करता है कि एक नई प्रबल ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ रही है, जैसे उसकी पूरी आत्मा पुनर्जीवित हो गई हो। अब वो अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करने की तैयारी करता है, जबकि वह रहस्यमयी आवाज ध्यान से उसकी बात सुन रही होती है। नौजवान घोषणा करता है, अब से सभी इंकेंटेशंस में केवल बेबीलोना के पवित्र शब्दों का ही उपयोग किया जाएगा। आवाज फिर पूछती है कि इसके बदले में वो क्या चाहता है, तो वह उसी तरह जवाब देता है, पहली बार जैसी ही शक्ति, दुनिया के नियमों को बदलने की ताकत। एक पल के लिए वो रहस्यमयी आवाज चुप हो जाती है, मानो झिझक रही हो। इससे हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा असहज हो जाता है। उसे संदेह होता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने गेम में दिखे स्किल आइकन की नकल पूरी तरह सही की थी। असलियत में सील्स और सेक्रेड वर्ड्स दोनों को एक साथ चुनने से सबसे उच्च स्तर की मैजिकल अटैक पावर अनलॉक होती थी। उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है और आवाज उसकी तारीफ करती है कि उसने महान भुला दिए गए देवता की शिक्षाओं को याद रखा। आवाज उसे संबोधित करती है, हियरर ऑफ दी विल, एक उपाधि जो नौजवान को पूरी तरह भ्रमित कर देती है। तभी इवन चिल्लाकर चेतावनी देता है, मास्टर, मेरा सेकंड सर्कल मैजिक इन दुश्मनों के सामने कुछ नहीं। एक विशाल गोलेम वार करने को पीछे हटता है, लेकिन हमारा हीरो शांत खड़ा रहता है,
अपनी नई शक्ति पर पूर्ण विश्वास के साथ। उसे पता है कि अब उसकी पुरानी, कमजोर जादू पर निर्भरता बेकार है, अब उसे कुछ और चाहिए। वो अपनी पूरी मना एनर्जी को चैनल करते हुए एक लाइटनिंग सीयर कॉन्जू करता है, जिसकी चमक अभी कमजोर है। वो स्वीकार करता है कि चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ले, वो इस नेचुरल लिमिट से आगे नहीं जा सकता था। लेकिन अब, रिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन की शक्ति से लैस होकर, वो अपनी नई क्षमताओं की परीक्षा लेने को तैयार है। वो उस लाइटनिंग सीयर को गोलेम सेना की ओर फेंक देता है, परिणाम देखने के इंतजार में। उसे अच्छी तरह पता है कि इस शक्ति का उपयोग करने की कीमत भारी होगी, क्योंकि रिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमेशा एक मूल्य मांगता है।